नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला और बुलेटिन करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले एक नजर सुबह की अहम सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री रामलला के करेंगे दर्शन। शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी, लेकिन पानी अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। और खेल की खबरों में हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दी करारी शिकस्त। टूर्नामेंट में आज है रेस्ट डे। अगला मुकाबला शनिवार को चीन से। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेंगी। इसमें 45 शिक्षकों का चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है, जबकि 21 शिक्षकों का चयन उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से किया गया। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे मेहनती शिक्षकों समेत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्तिष्कों को संवारने में शिक्षकों की निष्ठा एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा सराहनीय है। प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हम उनके जीवन और विचारों को भी याद करते हैं। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर हैं। टोब्गे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के प्रधानमंत्री दिल्ली आएंगे। वो दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया, हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रहा है। आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.33 मीटर पर है, जबकि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। तो वहीं हथनीकुंड बैराज से 1,10,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,76,850 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर भी थम सकता है। दिल्ली के बाद बात अब पंजाब की, जहां मौसम की बात की जाए तो राज्य में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। तो वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता भी हैं। राज्य के
1902 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। बीते कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साथ ही केंद्र की 2 टीम अब तक हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला कुल्लू में भारी बारिश से भुतर के समीप पिपलागे में बशोना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ। तो वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणि महेश यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार 12 बसों में पठानकोट और 2 बसों में यात्रियों को कांगड़ा के लिए भी रवाना किया गया। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अन्य भागों की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी या फिर आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में 6 से 10 सितंबर तक किसी भी जिले में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा अमरेली, बोटाद, भावनगर और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आने वाले कुछ दिन गुजरात में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं देश के अन्य हिस्सों में अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में भी बारिश से राहत रहेगी। और इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब बदलते बिहार की। बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलाव से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। इस खास सीरीज में आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही श्रमिकों की कहानी उनकी जुबानी सुनाते हैं जो अपने घर वापस आकर बेहद खुश हैं। बिहार में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रोजगार की असीम संभावनाओं को राज्य में जन्म दिया है। अब यहाँ पलायन शब्द की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। बिहार से माइग्रेशन की बात अब अतीत का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन आज की हकीकत का हिस्सा है। 2 दशक से ज्यादा दिल्ली में और चेन्नई में 1 दशक तक काम करके बिहार लौटे मोतिहारी के मोहम्मद सगीर आलम बताते हैं, जब मुझे ये पता चला कि बिहार में ही कारखाना कंपनी लग गया है, खुल गया है, तो ये बात सुन के मैं यहाँ आया तो मेरा जॉब लग गया
और मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ। एज ए फ्लोर इंचार्ज हूँ और मैं अपने यहाँ बिहार गवर्नमेंट सरकार को मैं बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बिहार में ही रह के, जो कभी आज तक ये मैं सोचा भी नहीं था कि बिहार में ही मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा हो गया, मेरा सपना जैसा लग रहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया और मैं बहुत इससे अब खुश हूँ। गुरुग्राम से बिहार लौटी अनीता देवी। मेरा घर वाले को देहांत हो गया, तब से मैं यहाँ रहने लगी और यहाँ अपना काम करके अपने बाल बच्चे को, घर वाले को अपना चलाती हूँ घर। और मेरा 2 लड़का है और हम हैं 3 लोग हैं। हम लोग नज़दीक में रहती हूँ, अपना घर पे भी दिन भर काम करती हूँ और घर पे भी चली जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत परेशानी था, किराया के रूम में रहना पड़ता था और दिक्कत होता था वहाँ रहने में। हमको यहाँ अच्छा है। आरा निवासी पिंटू कुमार साहा की माने तो हमको अदर स्टेट में काम करना जाना पड़ता था और इधर जो है अपना घर पे कंपनी है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर जाने आने में बहुत दिक्कत था। समय पे घर नहीं आते थे, कोई भी ज़रूरी वस्त काम लगता था तो घर पे नहीं आ पाते थे। और यहाँ जो है अपना घर का है, जब मर्जी जब घर पे ही है, घर का काम हो जाता है, अपना कंपनी का काम हो जाता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के तिरुपुर से बिहार लौटी रीता तांडी का अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जब बिहार में आया फैक्ट्री तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अभी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे कष्ट इतना था कि बहुत दूर पड़ता था, 3000 किलोमीटर था, हम लोगों को जाने के लिए पड़ता था 3000 किलोमीटर। कुछ करना है तो उतना दूर नहीं जा पाते और घर में कुछ असुविधा हो जाता था। कोई अगर बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गया, माँ बाप का तबीयत खराब हो गया तो हम लोगों को वो जल्दी आ नहीं पाते थे इतने दूर से। अभी हमारा गांव में हुआ है, बिहार में हुआ है, घर के पास में, तो हम लोगों को सब चीज़ का सुविधा हो गया है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज़। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि यूपीएससी की प्रतिभा सेतु डिजिटल पोर्टल उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है जो बेहद काबिल है। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं है, लेकिन एक मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। प्रतिभा सेतु एक अनोखा डिजिटल मंच है जिसका मकसद उन मेहनती लेकिन अंतिम चयन से चूक गए उम्मीदवारों के लिए दूसरा मौका उपलब्ध कराता है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यूपीएससी की एक बड़ी पहल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अब यूपीएससी परीक्षा देने वाले काबिल लेकिन अंतिम चयन से चूक गए अभ्यर्थियों को भी मिलेगा सुनहरे करियर का एक नया मौका। ये अवसर मिलेगा उन्हें प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। प्रतिभा सेतु यानी प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स यूपीएससी का एक अनोखा डिजिटल मंच है। इसका मकसद है मेहनती लेकिन अंतिम चयन से चूक गए उम्मीदवारों के लिए दूसरा मौका उपलब्ध कराना। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। इस पहल का मकसद है उन मेधावी उम्मीदवारों को दूसरी अच्छी और बड़ी नौकरी के लिए एक और मौका देना जो यूपीएससी की कठिन परीक्षा की सभी चरणों को पार करने के बावजूद अंतिम मेरिट में नहीं आ सके। ये केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को यूपीएससी परीक्षाओं के गैर सिफारिश प्राप्त लेकिन योग्य उम्मीदवारों से जोड़ता है। चयन करने वाले संगठन एक आसान डैशबोर्ड के जरिए उम्मीदवारों के बायोडेटा को देख सकते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनका चयन कर सकते हैं। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए।
लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। फिलहाल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीडीएस, मेडिकल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज सहित कई यूपीएससी परीक्षाओं के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों की प्रोफाइल उपलब्ध है। प्रतिभा सेतु की यह पहल न केवल संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि मेहनती और योग्य युवाओं को अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने का पुल भी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं आज के त्योहार की। जी हां, केरल में आज ओणम का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मलयाली समुदाय के इस विशेष त्योहार में मान्यता है कि आज ही के दिन राजा महाबली पाताल लोक से प्रजा से मिलने आते हैं। इस दौरान लोग घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाते हैं, घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। साथ ही विशेष तौर पर भोजन सद्धा बनाया जाता है। इस त्योहार को खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए भी मनाया जाता है। आज के दिन सुबह से ही गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ओणम के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नई फसल की खुशी में मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। ये त्योहार हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से परे एकता, सहयोग और सद्भाव के महत्व की याद दिलाता है। ये त्योहार हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सभी को ओणम की शुभकामनाएं। ये सुंदर त्योहार सभी के जीवन में खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और अपार समृद्धि लेकर आए। ओणम केरल की कालजयी धरोहर और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। ये पर्व एकता, आशा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। यह अवसर हमारे समाज में सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे तथा प्रकृति से हमारे जुड़ाव को मजबूत करे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। पैगंबर मोहम्मद ने एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। इस पावन अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना से आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और कल्याण लाए। करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ईद मुबारक। और आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का, जहां थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री के पद के लिए मतदान चल रहा है। आज जो भी प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो देश का 2 साल में तीसरा प्रधानमंत्री होगा और इससे ही थाईलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है। साथ ही ये मतदान उस समय हो रहा है जब थक्सिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यू थाई इस समय गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। थक्सिन, जो पिछले 2 दशकों से थाईलैंड की सत्ता संघर्ष की केंद्रीय शख्सियत रहे हैं, उनके अचानक देश छोड़ने से सत्ता संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि थाईलैंड की राजनीति एक बार फिर पुराने पैटर्न की ओर लौट रही है, जहां थक्सिन समर्थक ताकतों और पारंपरिक रूढ़िवादी धड़े के बीच संघर्ष और तेज हो सकता है।
और अब बात करते हैं आगे खेल से जुड़ी खबरों की, जहां बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। हालांकि भारत को शुरुआत अच्छी नहीं मिली और मैच शुरू होने के चंद मिनटों में ही मलेशिया ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 पर खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत को मिले पेनल्टी कॉर्नर को मनप्रीत सिंह ने गोल में बदला और स्कोर 1-1 कर दिया। जल्दी ही टीम इंडिया के लिए दूसरा गोल सुखजीत ने किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले भारत ने एक और गोल दाग मैच में 3-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत को एक और कामयाबी मिली। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 4-1 से अपने नाम किया। प्रतियोगिता में आज रेस्ट डे है। अब शनिवार को सुपर 4 के मुकाबले में भारत का सामना चीन के साथ होगा। और टीम की इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विवेक सागर प्रसाद के मुताबिक बेहतर तालमेल और गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता ने टीम को मलेशिया से आगे रखा है। विवेक सागर प्रसाद से खास बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता गौरव कुमार ने, आपको सुनाते हैं। विवेक सागर प्रसाद ने अपने खेल से एक बार फिर से दिखा दिया कि वो भारतीय टीम के लिए कितने कीमती हैं। विवेक, बहुत अहम मुकाबला था क्योंकि यहाँ अगर हारते तो फिर जो कैंपेन था एशिया कप का वो डिरेल हो सकता था। तो किस तरह से पूरा अनुभव रहा, इसको बताइए। हम लोग पहले से प्रिपेयर थे, नो डाउट कि जो लास्ट मैच था कोरिया के साथ अनएक्सपेक्टेड था कि जो हमने प्लान करके आए थे सेम रहा, लेकिन जो हम लोग के मिस चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन उसी टाइम हम लोगों ने फोकस किया कि नेक्स्ट जो आने वाला मलेशिया नो डाउट की अच्छी टीम है, काफ़ी फुर्ती टीम है और एक्सपीरियंस टीम है। तो हम लोग ने प्लान यही किया था कि जितना हो सके स्ट्रक्चर में रहे, विद बॉल हो या विदाउट बॉल, ताकि हम लोग डिसिप्लिन हो के जो हम लोग के चांसेस मिस हुए उसको हम आसानी से इस मैच में कर पाएं। तो जिस तरह से एक पासेस को कलेक्ट करना और उसके बाद उसको लेकर के आगे बढ़ना, आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और तेजी और थोड़ा सा और वर्कआउट करने की जरूरत है? ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्लान किया है कि कैसे स्ट्रक्चर में रहें। नो डाउट कि टर्नओवर के बाद हम लोग का क्या प्लान है वो भी है। काउंटर में नो डाउट इंडिया हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 है, बेस्ट है, और कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम लोग उनकी गलतियों को अवेयर करके हम लोग चांसेस क्रिएट करके गोल में तब्दील करें। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा आपके लिए टफेस्ट ओपोनेंट के तौर पे रहा है? आई थिंक देखा जाए तो मेरे ख्याल से सभी टीमें जो मलेशिया, चाइना टॉप 4 की टीम है, ये चाइना इंक्लूडिंग, ये लोगों ने काफ़ी टफ फाइट दी है। और मैं हम लोग इंडिया टीम पे आऊँगा कि हम लोग के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि लाइक हम अगर गोल डाउन भी हैं तो हम लोग इतना भरोसा है हम लोग के आसपास में आपसी प्लेयर में कि हम लोग गोल को निकाल के जीत दिला सकते हैं। इस मैच की बात करें खास तौर से मलेशिया के खिलाफ, तो क्या कुछ आपको लगता है टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का? टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि जो फॉरवर्ड का कनेक्शन रहा, क्योंकि कंपेयर टू लास्ट मैचेस जो रहे और इस मैच में जो कनेक्शन आपस में जो तालमेल रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा था। आगे के मैचेस के लिए किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा जो आपके लिए ही नहीं केवल पूरी टीम के लिए एक बेनिफिट के तौर पे सामने आए? कोशिश ये करेंगे बॉल जितना हो सके बॉल पोजीशन अपने पास रखें और जो आउटकम्स है डी के अंदर जाने के बाद हम लोग आउटकम्स निकालें, पीसी या गोल शॉट में उसको तब्दील करें। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है विवेक सागर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोशिश यही रहेगी कि अपने गेम को इसी लय पे बरकरार रखें ताकि आगे जो चुनौती है उसको पार करने में कामयाबी हासिल हो। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।